देखिए यहाँ पे बोर्ड और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ये मैन इस बोर्ड पे, मैन और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं दिया है क्वेश्चन। दिया है क्या? नहीं दिया ना, नहीं दिया। इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन होगा, वो नहीं दिया है। अब कोई भी आदमी जैसे ही स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा, यहां से ये जुड़ा हुआ है देखिए, तो बोर्ड आगे फिसल जाएगा, यानी बोर्ड पे जो मैन है वो दोनों एक साथ आगे फिसल जाएंगे। तो कंडीशन ये है कि ये बोर्ड जस्ट फिसलने ही वाला है। मैन इज अप्लाइंग फोर्स, और फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है कि उससे थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो यहाँ पे स्लिप कर जाएगा, यहाँ पे स्लिप कर जाएगा, बोर्ड और फ्लोर के बीच में स्लिपिंग आ जाएगी। समझ गए बात? ऐसी परिस्थिति में कितना ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं। क्योंकि मैन और बोर्ड के बीच में यहाँ फ्रिक्शन कितना है ये अननोन है, नहीं मालूम है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, मैन और बोर्ड को मिला के एक बॉडी मान लेंगे, क्योंकि उससे थोड़ा भी ज्यादा फोर्स हुआ तो क्या होगा, बोर्ड यहाँ से स्लिप कर रहा है, तो इस बोर्ड पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे भी टेंशन T। मैन प्लस बोर्ड, मैन प्लस बोर्ड को एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, सिस्टम मान रहे हैं, वन ऑब्जेक्ट एज्यूम कर रहे हैं कि मैन और बोर्ड मिला के एक ही बॉडी, क्योंकि जब भी स्लिप करेगा दोनों एक साथ स्लिप करेगा। बोर्ड पे मैन खड़ा हुआ है, जब भी आगे जाएगा ये एक साथ जाएगा। अब फोर्सेस देखिए क्या कह रहे हैं, बोर्ड और मैन पे दो तो टेंशन हो गया, इन दोनों का वेट हो गया नीचे की तरफ कितना, m प्लस m इंटू जी। साथ ही ग्राउंड से, इस फ्लोर से रिएक्शन फोर्स एक मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन R। कहां से मिल रहा है, इस फ्लोर से मिल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन R। तो फोर्सेज हो गए, मैन प्लस बोर्ड सिस्टम पे क्या क्या फोर्स है, टेंशन है, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन एंड वेट ऑफ बोथ द मास। तो चूंकि जस्ट स्लिप करने वाला है, जस्ट स्लिप करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए मात्र दो फोर्स है, जस्ट स्लिप करने वाला है, किया नहीं है। क्या कंडीशन बनेगी, क्या कंडीशन लगाएंगे, इन दोनों फोर्स में क्या रिलेशन होना चाहिए, इक्वल, क्योंकि टेंशन इससे थोड़ा भी ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये आगे चला जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन, मतलब उससे थोड़ा बढ़ा तो स्लिप कर गया, और जस्ट थोड़ा कम है तो रुका हुआ है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ऐसे, इन लिमिटिंग कंडीशन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्रिटिकल कंडीशन या लिमिटिंग कंडीशन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इन लिमिटिंग कंडीशन क्या हो जाएगा, टेंशन इक्वल्स फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, क्यों मैक्सिमम, क्योंकि ये जस्ट स्लिप करने वाला है। स्लिप नहीं करने वाला होता अगर तो म्यू इंटू आर लिख सकते थे क्या, तब क्या लिखते, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और मैक्सिमम इतना होता है। तो जस्ट स्लिप करने वाला इसलिए आप मैक्सिमम लिख पा रहे हैं, स्लिप नहीं करने वाला होता तो मैक्सिमम नहीं लिख सकते। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गया, पहला इक्वेशन। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या इक्वेशन बनेगी, देखिए वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स, सो R प्लस T इक्वल्स m प्लस m इंटू जी। इक्वेशन 2, हम लोग को पता क्या करना था कि कितना ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं, यानी टेंशन पता करना है। यहाँ से R का वैल्यू निकाल के यहाँ डालिए और सारा T को एक साइड कर लीजिए, सॉल्व करके देखिए T का वैल्यू कितना आता है, वही आंसर होगा। सॉल्व करिए सर लोग।
मैन हैज अप्लाइड फोर्सेस ऑन बोथ द वाल्स। एक वाल से रिएक्शन मिल रहा है N1 और दूसरे वाल से मिल रहा है N2। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो N1 बराबर N2 हो जाएगा। पास कर रहा हूँ, लोगों ने आंसर बताया। देखिए क्या किया। सेकेंड पार्ट में द मैन इज मैनेजिंग टू बी इन इक्विलिब्रियम इन दिस पोजीशन। तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, यहाँ भी एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, हाथ और पैर दोनों मिला के। तो इस मैन के ऊपर टोटल फ्रिक्शन फोर्स एक यहाँ एक यहाँ, दोनों जगह लग रहा है ना। अब दोनों फ्रिक्शन बराबर होगा, क्यों? यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, यहाँ भी म्यू, अब दोनों जगह नॉर्मल रिएक्शन भी सेम। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स है? वेट ऑफ द मैन। मैन इज इन इक्विलिब्रियम, इट मींस ये दोनों फ्रिक्शन फोर्स मिलके mg को बैलेंस कर रही है। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ मैन क्या इक्वेशन बनेगा, देखिए, F प्लस F इक्वल्स म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन नहीं, mg। F plus F equals mg. Total upward force is sum of friction force and downward force is weight of the body. So 2F equals mg और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपको लेना है म्यू एन। F की जगह म्यू एन डाल दीजिए, 2 म्यू एन इक्वल्स mg। नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, सारा वैल्यू डाल दीजिए, नॉर्मल रिएक्शन आ जाए। तो इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओनली वन एक्सेलरेशन इज पॉसिबल। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, स्पीड कांस्टेंट रहेगा पार्टिकल का, वेलोसिटी वेरिएबल रहेगा और एक्सेलरेशन एक ही रहेगा, लेकिन उसका तीन तीन नाम दिया जाता है। सेंटर की तरफ डायरेक्शन होता है इसलिए सेंट्रीपिटल कहलाता है, रेडियस के अलोंग होता है इसलिए रेडियल भी कहलाता है, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है इसलिए नॉर्मल एक्सेलरेशन कहलाता है। At any instant of time we are assuming कि particle is passing through this point, तो रेडियल एक्सेलरेशन किधर होगा? इधर होगा। और इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो इधर होगा। वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, वेलोसिटी तो टेंजेंट के अलोंग होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए? ये भी टेंजेंट के अलोंग ही होना चाहिए। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे जब पार्टिकल होगा तो उसको दो एक्सेलरेशन होगा। वन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको कि रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे, और दूसरा एक्सेलरेशन होगा अलोंग द टेंजेंट, जिसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो एक ही पार्टिकल को एट द सेम टाइम ये दोनों एक्सेलरेशन होगा, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा? वेक्टर के हिसाब से 45 डिग्री पे तब जाएगा जब ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा। तो रिजल्टेंट इज दिस वन, दिस इज कॉल्ड नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा? अंडर रूट रेडियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर। आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो तो रिजल्टेंट इतना होता है। पढ़े या नहीं पढ़े? ये वेक्टर P एंड Q आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री इन दिस वे, तो दोनों का रिजल्टेंट बीच में 45 डिग्री पे नहीं, बीच में ही कहीं होगा। अब बीचों बीच होगा कि नहीं हो तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। If both the magnitudes are equal, then एकदम बाइसेक्टर होगा। अगर एयर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स एयर, ऐसा होता है। ये वेक्टर में आप पढ़ चुके हैं। यानी नेट एक्सेलरेशन पार्टिकल का जो होता है दैट इज v स्क्वायर बाय आर। रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है v स्क्वायर बाय आर, दिस इज स्क्वायर। और इसको हम लोग आगे चल के प्रूव करेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है, तो प्लस dv बाई dt होल स्क्वायर, ये हो गया नेट एक्सेलरेशन। नोट डाउन।